नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 8 जुलाई की शिफ्ट 2 का पेपर। ये हमारा 22 नंबर का सेट है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखते हैं कैसे क्या सवाल पूछे गए थे। आयात के संबंध में कंपनी एम का निर्यात निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिकतम था। देखो, आयात मतलब इंपोर्ट होता है, निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट होता है। और एम की बात करा, एम कैसे लिखा है भाई, देख रहे हो बिल्कुल ब्लू कलर में। यानी कि अगर यहाँ पर देखें तो 8 का मतलब क्या हो गया, 0.8 का 8 बटे में 10 हो गया। यानी कि इसमें रेशियो दिया गया था आयात और निर्यात का। यानी कि अगर देखें तो ये आयात लिखा है और ये ऊपर नीचे क्या हो गया, निर्यात हो गया। ठीक है, यानी कि ये इंपोर्ट हो गया और एक्सपोर्ट हो गया। तो सिंपल सी कह रहा था निर्यात निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिक है, यानी कि इसकी बात कर रहा है, ये अधिक होना चाहिए। फिर दूसरी कंपनी में पहुंचेंगे तो 1.2 हो गया, यानी कि इस साइड लिख ले रहे हैं क्योंकि अभी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 1.2 को लिखेंगे तो 12 बटे में 10 हो गया। तीसरी कंडीशन में लिखेंगे यहाँ पर, पहले तो देख लो हमें करनी कौन कौन सी, 5 करना, 6 करना, 7 पे हमें कोई काम नहीं करना तो 7 को हम नहीं लेंगे। फिर 8 हो गया, 9 हो गया, 10 पर भी हमें कोई काम नहीं करना। तो 8 की बात करेंगे, ये रहा, यानी कि 1.4 अपॉन में कितना हो गया, 10 हो जाएगा, पॉइंट हट के। फिर नेक्स्ट पे आएंगे यानी कि 2009 में, यानी कि 1.3 अपॉन में 10 हो गया, यानी कि पॉइंट हटा के तब आया। अब देखो यहां पर हमें निकालना है कि निर्यात किस में अधिक था, यानी कि नीचे निर्यात लिखा है। ठीक है, निर्यात का मतलब क्या होता है, और ये लिखा आयात। आयात का मतलब इंपोर्ट, निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट होता है। तो भैया हमें निर्यात का ही अधिकतम करना है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम अगर 10 बटे में 12 लिख सकते हैं, इसको हम 10 बटे में 14 लिख सकते हैं, इसको हम 1 बटे में 13 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 10 तो सब में कॉमन ही आ रहा, तो 10 से तो कोई मतलब नहीं, यानी कि 1 बटे में 8, 1 बटे में 12 और 1 बटे में 14 और 1 बटे में 13 लिख सकते हैं। देखो अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो। जैसे अगर मान लो हम लिख दें 8 बटे में 2, 8 बटे में 4 और यहाँ पर लिख दें 8 बटे में क्या लिख दे, 8 लिख दे। तो ये देखो 2 चौकू 8, ये 4 दूनी 8 है, ये 8 एकम 8 है। ऊपर नंबर सेम थे, नीचे नंबर अलग कर दिए। तो आपने एक चीज देखा, जितने बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उतना छोटा आ रहा है। यानी कि सबसे छोटा ये हो गया, इससे बड़ा फिर ये हो जाएगा, फिर इससे बड़ा ये हो जाएगा, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2005। समझाने में इतना टाइम लगा, अगर हम समझ जाते कि इस तरीके का रेशियो बन रहा तो ऑलरेडी हम 10 बटे 8 कर लेते। 1 बटे 8, 1 बटे 12, 1 बटे 14, 1 बटे 13 पहले ही से करते चलते ना, तो जल्दी आ जाता आंसर। लेकिन समझाने के लिए हर चीज लिखनी पड़ती है। अब देख लियोगे तो इस तरीके से नहीं करना है। आप देख लोगे रेशियो किसका बनना है, तो नीचे में आना है 8 को, तो आपको ये लाइन डायरेक्ट लिखनी है। ठीक है, अगला सवाल। पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए अरशद अपने ग्राहकों को एक छूट योजना के अंतर्गत 24 गिलास खरीदने पर 12 गिलास मुफ्त देता है। अरशद द्वारा अपने ग्राहकों को दी गई प्रभावी छूट क्या है। देखो 24 खरीदने पर 12 मुफ्त, यानी कि ग्राहक टोटल 36 लेके जा रहा, मुफ्त में कितने लेके जा रहा, 12। बस खत्म हो गया, 33 से 1 बटे में 3 आंसर आ गया। अगला सवाल। वर्ष 2021 से वर्ष 2007 तक कार में कितने % का मूल्यह्रास हुआ, यानी कि कम हुआ है। देखो अब इसमें दिख ही नहीं रहा था ऐसा, तो अब हम कुछ कर नहीं सकते। अब मैं लिख दे रहा हूँ, तो इधर 2800 है, इधर था 24,000। कितना था, 24,000। तो भैया देख लो, इनमें यहाँ पर देखेंगे तो ये 24,000 से हो गया 5800, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 120 हो गया और ये हो गया 29। कितने की कमी हुई, 10 से 9 गया 1, 11 से 2 गया 9, बटे में 120, गुणे में 100 हो गया ऊपर परसेंटेज के लिए। तो इधर करेंगे तो 12 सत्ते 84 हो गया, 6 बच गए, 12 सत्ते 84, 7 बचा, 12 पंजे 60, पॉइंट लगाएंगे 0 हो गया, 12 अट्ठे 96, यानी कि 70.83% आंसर। अगला सवाल। एक नाव की धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल जाने की चाल का अनुपात इतना है, करा था इन दोनों चालों का योग इतना है, यानी कि 3 2 5 बराबर में हमें दे दिया था 15, 2 बराबर करेंगे 5 3 15, 3 दूनी 6, 3 बराबर में 9 हो गया। अगर आप सवाल समझ गए थे तो 9 से 6 गया, 3 का डिफरेंस बटे में 2, आंसर आ जाता 1.5। क्योंकि ये जो दिया गया था वो a माइनस बी बराबर, यानी कि बोट की चाल और धारा की चाल डिफरेंस कर रहे थे तो 6 था, और ये दोनों का सम कर देंगे तो इसका मान 9 हो गया। तो भैया में बी निकालना है, 9 से 6 गया 3 बटे में 2, यानी कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। अगला सवाल। करा था चुनाव किसने जीता। भाई देखो सबसे ज्यादा डिग्री किसकी दी गई थी, शिवरमन की। आंसर लगा दो, और कुछ नहीं करना था। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 5 गुने से 12 अधिक है। अंकों को उलटने से बनी संख्या मूल संख्या से 9 कम है। वह संख्या क्या है। ऑप्शन को पकड़ो फटाक से। कह रहा था 2 अंकों की संख्या है, अपने अंकों के योग के 5 गुने से 12 अधिक है। तो देखो 8 7 15 हो गया,
यानी कि 78, 8 7 15, 15 के 5 गुना करेंगे तो 75 हो गया, 75 और 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 87 आ जाएगा। यानी कि अगर देखो तो ये वाला टर्म बनेगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पर सम से कोई फर्क नहीं पड़ना, यहाँ पर 5 करो, सम से तो कोई फर्क पड़ना नहीं इसी नंबर पे, और 87 बन भी रहा, इसका मतलब नंबर यही तो रहा होगा। यानी कि 8 प्लस का 7 करेंगे तो 15, 15 गुणे में 5 करेंगे तो 75, 75 में प्लस 12 करेंगे तो देखो 87 वही नंबर बन गया आके, जो हमने ऑप्शन से कलेक्ट किया था। बस खत्म हो गया। कह रहा था उलटने से बनी संख्या, यानी कि 87 को अगर हम 78 लिख दें तो देखो डिफरेंस कितने का आ रहा, 9 आ रहा। आंसर लगा दो। अगला सवाल, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि पर x और y दो बिंदु हैं। रेखाखंड xy की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से रेखाखंड xy की दूरी क्या है। भाई देखो आपको इतना सवाल बनाना था, ये यहाँ से इस तरीके से मिलाओ, ये इसको मिला दो। रेडियस कितनी दे दी थी हमको, 10 दे दी थी। xy की लंबाई 16 यानी कि 8 हो गया, ये 6 हो गया, खत्म हो गया सवाल। अब चाहो तो इसको इस तरीके से बना सकते, इस लाइन को आगे कर लो और फिर यहाँ से एक बढ़िया सा सुंदर सुशील टिकाऊ सर्किल बना लो, आप पूरा सवाल समझ जाओगे। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। अगला सवाल, रोहन घास के एक बड़े मैदान को काटने में 10 घंटे, मोहन मिलकर कह रहा 4 घंटे में। यदि मोहन अकेले तो मैदान घास काटने में कितना समय लगेगा। 10 गुणे में 4, 10 से 4 गया 6, खत्म हो गया सवाल। 2 पंजे 10, 2 तियां 6, देखो 20/3 आ रहा। हमने ये चीज़ बताई भी थी कि a + b काम कर रहा है अगर x दिन में और b काम कर रहा है y दिन में, और पूछ लिया जाए a कितने दिनों में करेगा तो x इंटू में y अपॉन में y माइनस का x, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पर की। अगला सवाल, 5 इकाई की बराबर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा की लंबाई वृत्त के व्यास के बराबर है। वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितने इकाई होगी। ठीक है, देखो कह रहा था 5 इकाई के बराबर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा की वृत्त की व्यास के बराबर। बताओ भाई, सिंपल सी बात है, ये दो वृत्त रहे और इसके बराबर हमें लेनी है, तो भैया हमें स्पर्श करता हुआ बनाना चाहिए। यानी कि यहाँ से अगर यहाँ से देखेंगे तो वृत्तों की त्रिज्या तो बराबर ही है, यानी कि ये भी तो कुल मिलाकर व्यास ही बन गया। यही एक स्पर्श रेखा वो बोल रहा था, उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा, यही तो हो गई, बात खत्म हो गई। तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, सेम होगी, यानी कि उसके व्यास के बराबर। अगला सवाल, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 27 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर है, उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी। तो देखो केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 45 है। इसका मतलब ये ओवरलैप कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा अंडर रूट में 45 का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 36 माइनस का 27 का होल स्क्वायर। ये तो पता है ना, भूल तो नहीं जाते फार्मूला। देखो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती, कैसा साइन आ रहा, माइनस जैसा आ रहा, माइनस होगा। अगर ट्रांसवर्स बोल दे तो तिरछा होता है, यानी कि प्लस का साइन। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 7 16 यानी कि 9 का स्क्वायर। इसमें लगा देते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला। तो 45 और 9 54 हो गया, और फिर इंटू में हो जाएगा 45 और 9 यानी कि 36 हो गया। तो भैया यहाँ पर 9 छक्का 54, इसका 3 बार आ गया 9 का, बचा कितना 6, इसका करेंगे तो 6 बार आ जाएगा, अंडर रूट 6 बचा। अब 18 गुणे में रूट 6, देखो सभी को मान याद होगा रूट 2 का 1.414, सभी को याद होगा रूट 3 का 1.732। अब रूट 4 का मत याद करने लग जाना, ठीक है। रूट 5 का 2.236, रूट 6 का 2.4494। अब ये क्या है ना, ये सवाल देखो कुछ लोग छोड़ देंगे, कुछ लोग यहाँ पर रूट 2 इंटू में रूट 3 का मान रख के तब सॉल्व कर लेंगे, कुछ लोग होंगे वो 2.44 रख के तब सॉल्व कर लेंगे। तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा आपको बनाती हैं, यही होता है कि टॉपर का। भाई अगर टॉपर की श्रेणी में जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा, घर बैठे कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से रूट 7 तक आपको याद होना चाहिए, कम आते हैं लेकिन आप याद कर लेना। इसके 2.44 तक 2.64 तक याद कर लेना, इससे काम चल जाता है। अब जैसे यहाँ पर लिखते तो 18 इंटू में 2.44, तो 18 चौक 72 हो गया, यहाँ से लगा 7, 18 चौक 72 में 7 यानी कि 9, फिर से 7 हो गया। 18 दूनी 36, 36 में 7 जोड़ा 43, 43.92 आ गया, आंसर लगा दो सबसे पास में। अब मान लो ये सब भी नहीं करना तो थोड़ा सा दिमाग लगाना था। भाई देखो रूट 6 आ रहा था, रूट 6 को अगर देखें तो 25 25 हम 625 होता है। अगर हम 2.5 का स्क्वायर करें तो 6.25 आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो अप्रॉक्स पहुँच रहे ना, तो यहाँ पर 2.5 इंटू में 18 कर देते, लेकिन ये कन्फर्म है कि 2.5 से कम होना है। तो 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, 9 45, 45 से थोड़ा ही आंसर कम आना है, आंसर लगा दो।
तो इस तरीके से कर सकते थे आप, जैसे करना चाहो वैसे कर लो। और रूट निकालने की पिछले कुछ वीडियो में ट्रिक भी बताई थी, वहाँ से देख लेना। और कुछ एक्स्ट्रा अगर करना टाइम ये वाला भी सेव करना तो भैया कम से कम याद कर लो, ठीक है। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या में इतने की वृद्धि कर दी जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में इतने की वृद्धि हो जाती है, गोले का मूल त्रिज्या क्या थी? तो देखो सिंपल सी बात, एक देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। तो एक तो रेडियस 3 आर थी, फिर हो गई 8.3 आर प्लस में 3.5 की वृद्धि हो गई, यानी कि अगर हम लिखें आर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो गया माइनस का आर स्क्वायर, तो इतनी हमारे हिसाब से वृद्धि क्वेश्चन में 550 की। अब इसमें फार्मूला लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो देखो एक बार माइनस वाला करेंगे तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 3.5 बचेगा। कहने का मतलब है आर प्लस का 3.5 माइनस का आर एक बार हो गया, एक बार करेंगे आर प्लस का 3.5 प्लस का आर करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, 3.5 आ गया। दूसरे में करेंगे तो 2r प्लस का 3.5 आ गया और इंटू में 4 गुणे में 22/7 हो गया, बराबर में क्या हो गया 550 हो गया। अब कैलकुलेशन का खेल है, बाकी तो सब हो ही चुका है। अब यहाँ पर डिविजिबिलिटी वगैरह का कोई भी रूल लगने वाला नहीं था, क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेट में आंसर हो सकता है दिया हो, ठीक है। तो 11 दूनी 22 हो गया, 11 पन्ना 55 हो गया। इधर करेंगे तो ये कैंसिल आउट होके नहीं जाएगा, इधर 7 पंजे 35 हो गया, इधर करेंगे तो ये 100 हो गया। तो 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 2r प्लस का 3.5, 8 से 100 में 8 का भाग कर रहे हैं तो 8 एकम 8 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 पन्ने 40 हो गया। तो 12 से 3 जाएगा 9 बचेगा, यानी कि 2r बराबर में 9, तो r बराबर क्या आ गया 4.5। कैलकुलेशन थी अच्छी खासी। अगला सवाल, प्रणब ने अपने पास मौजूद धन का 30% अपनी पत्नी को और शेष का 86% अपने 2 बच्चों को दिया। बची हुई राशि का आधा हिस्सा अन्य चीजों पर खर्च कर दिया और शेष इतने बैंक में जमा किए। शुरुआत में उसके पास कितना धन था? x धन था। यानी कि सबसे पहले तो देखना ना, अगर लिखते तो इस तरीके से लिखते, 30% खर्च कर दिया 70 बचा, 86 खर्च कर दिया 14 बचा, 14 सत्ते 98 हो गया और आधा हिस्सा इधर खर्च कर दिया तो वो 2 और आ जाता, यानी कि ये कैंसिल आउट, 2 के साथ 0 लगे होंगे। देखो ऐसे किया, ये 70% बचा, फिर वो 86% और खर्च कर दिया तो 14 बचा, फिर इसमें से आधा हिस्सा उसने खर्च कर दिया, यानी कि आधा उसके पास बचा है, बराबर में ये 98,000 दिया था। तो अब इसमें से जितना कम लिखना चाहो उतना कम लिख सकते हो। अगला सवाल, सोहन द्वारा सभी तीनों विषयों में प्राप्त किए गए औसत अंक क्या है? सोहन द्वारा तीनों विषयों में, सबसे पहले 4 तो 6 बटे में 3, देखो 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, खत्म। भाई ये क्वेश्चन में आंसर दिया होगा यहाँ पर कुछ, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट अगर 82 है दिया ना, 82 लिख लिया। तो देखो एक ही के साथ ऐसा था कि ये 6 और इसका यूनिट डिजिट मिल पा रहा था, पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं थी, आंसर ऐसे ही आ जाता, ठीक है। बाकी करना चाहो तो कर भी लेते हैं, 8 8 16 8 24 हो गया, तो 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 आंसर है। अब जैसे टाइम सेव करना हो वैसे कर लो। 2 वर्षों में 12,000 पर देय धनराशि क्या होगी जब क्रमिक वर्षों में साधारण ब्याज की दर क्रमशः 9% और 10% है? यानी कि दोनों में 19% मिल जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो 100 बराबर हमें दिया गया था 12,000, हमें निकालना था 119 का मान, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो 0 से 0 1 0 आ गया, 12 ने में 108 हो गया, आंसर तो आ चुका था। फिर 12 एकम 12 हो गया, 12 में 10 जोड़ेंगे तो 22 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, 12 एकम 12 और 2 14 आंसर। भाई देखो कुछ नहीं है, अगर देखोगे तो 12,000 में गुणे में 9 गुणे में 1 बटे में 100 पहले साल के लिए, दूसरे साल में 12,000 गुणे में हमने 10 गुणे में 1 बटे में 100 कर लिया। हमने बस 12,000 की जगह यहाँ पर 100 रख लिया, तो 100 रखेंगे तो ये नीचे वाले 100 कट गए, तो बचा क्या था? केवल 9 और 10 बचा था, यानी कि 19 ब्याज मिल जाता। 19 ब्याज कब मिल जाता? जब हमने 100 प्रिंसिपल माना, तो 119 टोटल अमाउंट बन गया। तो 100 बराबर हमें दिया गया था 12,000 और 119 निकाल लिया। अगला सवाल, tan t बराबर इतना दिया गया था और कोसेक t का मान निकालना था। अब सबसे पहले इसको देखो, ये होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, यानी कि लंब अपॉन में आधार हो गया, ठीक है। इसको देखेंगे कोसेक, यानी कि ये हो गया हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि ऊपर 3 दिया गया तो नीचे इसका मान 3 आना चाहिए, तो ये 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब इसका एक बार देखो पाइथागोरस तो लगानी ही पड़ेगी, तो 3 त्रिका 9 सत्तू सत्तू 49 हो गया, तो 9 9 18 58 आ रहा, तो कहीं ना कहीं 58 आना चाहिए। कुछ भी आपको मेहनत नहीं करनी, ना चित्र बनाना ना कुछ, जितना मैंने लिखा उतना भी नहीं लिखा जाता है। ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? √58। तो हाइपोटेनस अपॉन में क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर,
ठीक है, ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो। अगला सवाल, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम 10 प्राकृतिक बोला है 1 से लेके 10 तक, जीरो को नहीं लेना क्योंकि उसकी खोज की थी आर्यभट्ट जी ने। ठीक है, तो 11/2 और आंसर आ गया 5.5। ये तो पता है ना, सीरीज में अगर डिफरेंस बराबर हो तो फर्स्ट नंबर प्लस का लास्ट नंबर बटे में 2 करके एवरेज डायरेक्ट निकाल लेते। कहता है इतने आयामों वाले एक धातु के ठोस घनाओं को पिघलाकर इतने सेंटीमीटर भुजा वाले घनों के रूप में डाला जाता है, कितने घन बनेंगे? तो 36 से 36, 6 दूनी 12, 22 दूनी 44। भाई वॉल्यूम ही तो बराबर करना है, ये बराबर में 6 गुणे में 6 गुणे में 6, भाई इसका वॉल्यूम लिख लिया और एन बनेंगे इस टाइप के। तो 36 से ये काटा डायरेक्ट, 6 दूनी 12 किया तो 44 आंसर आ गया। ठीक है, वैसे क्या करना था, सबसे आसान तरीका था 22 देख के डिविजिबिलिटी चेक कर लेते, 11 का डिविजिबिलिटी मिलना चाहिए था। जब पूर्णांक n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 आता है, और कह रहा 6n को 5 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा? सिंपल सी बात है भाई, जब n को डिवाइड कर रहे हैं तब उतना ही बन रहा, फिर कुछ भी कर लो तो रिमाइंडर उतना ही बनना। अगर नहीं फिर भी होता है तो n बराबर 8 मान लो, फिर 6n बराबर क्या हो गया? 48 हो गया। तो इसको 5 से भाग कर लो, तब भी देखो 3 ही बचेगा। अगला सवाल कह रहा था एक के अलावा एक अंकीय संख्या ज्ञात करें जो इतने इतने को पूर्णतः विभाज्य करेगी। अब देखो इसमें हमें पेयर बनाने, एक चीज तो आपको पता ना, ए क्यू माइनस बी क्यू करते हैं तो इसका एक फैक्टर a माइनस बी आता है, अंदर क्या आ रहा है उससे नहीं मतलब। तो हम 17 और 16 को पास में ले सकते थे, लेकिन उसने एक के अलावा बोला है और ऑप्शन में भी नहीं है, तो इसका मतलब हम 17 और 15 को ले लें, 17 की पावर 3 माइनस में 15 की पावर में 3, और इसी तरीके से 18 की पावर 3 माइनस में 16 की पावर 3। तो इसका एक फैक्टर क्या आ जाएगा? 17 माइनस का 15 आ जाएगा। इसका एक फैक्टर क्या आ जाएगा? 18 माइनस का 16 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी 2 आया, इधर भी डिफरेंस 2 आया। इसका मतलब दोनों से अगर कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या ब्रैकेट में बचेगा, हमें क्या मतलब है? आंसर आ गया। अगला सवाल, एक वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इतनी त्रिज्या के अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बराबर रहे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पहले तो ए स्क्वायर हो गया, ये वर्ग का हो गया। अगर हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर पूरे को होता है, यानी कि बटे में 2 करना पड़ेगा। तो पाई को पाई रहने दो, आर स्क्वायर मतलब 4 गुणे में 2 हो गया, यानी कि 2√2 का होल स्क्वायर कर दिया ये आर स्क्वायर निकालने के लिए, और बटे में 2 अर्धवृत्त के लिए हो गया, यानी कि यहाँ पर 4 पाई आ गया। यानी कि अगर हम ए बराबर लिखेंगे तो 2 रूट में पाई हो गया, और 4 का गुणा कर दो, हमें परिमाप मिल जाएगा। अगला सवाल, दो संख्याएं इस अनुपात में उनका योग इतना, संख्या बताइए। 3 2 5, 5 बराबर दिया गया था, यानी कि 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 दूनी 54, 27 तियां 81। इसमें क्या ही बताएं। सुरेश एक दुकान की दैनिक बिक्री के पैटर्न का अध्ययन करता है। उसे पता चलता है कि सोमवार को बिक्री रविवार की बिक्री की तुलना में 10% कम हुई है। मंगलवार को बिक्री में सोमवार की बिक्री की तुलना में 10% की वृद्धि हुई है। यदि मंगलवार को बिक्री इतनी थी तो रविवार की बिक्री क्या होगी? देखो रविवार की बात हो रही थी और सोमवार की बात हो रही थी। अच्छा वैसे लिख ले रहे हैं, संडे की, मंडे की और यहाँ पर ट्यूसडे की। ठीक है, यहाँ से क्या हुई? 10% की कमी होगी। और अगर हम इधर देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है? 10% की वृद्धि हो गई। और फिर मंगलवार को उसने 1485 में बेच दिया। इसका मतलब है मैं 1485 में 9 गुणे में 11 का भाग करना। तो 11 कम 11 बचा कितना है? 3। 11 तियां 33 हो गया, 11 पन्ना 55 हो गया, 15 नए में 135 आंसर आ गया। नहीं तो क्या करना, संडे को x मान लेते, फिर 90 हुआ, कमी हो गई, फिर वृद्धि हो गई तो 110 हो गया, और बराबर में हो गया 1485। इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था ए की आय बी की आय के इतने के बराबर है, जबकि बी की बचत ए की बचत के 120% है। यदि बी का व्यय ए के व्यय का 75% है तो बी की बचत उसके व्यय के परसेंटेज के रूप में कितनी है? देखो अब इसमें भाई रेशियो मेथड से भी किया जाता है, वही करना ही है, और एक इस तरीके से कुछ बताया जाता है, वो भी ठीक है, लेकिन जैसा मुझे आसान लगता है वैसा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो ए और बी, अगर इसकी इनकम की बात करें तो ये 125% बी की आय का, यानी कि ये 125 हो गया, यानी कि 25 पंजे 125, 25 चौकू 100। अब इधर बी और ए की सेविंग की बात कर रहा है, यानी कि अगर सेविंग करेंगे तो बी की बचत का 120% है, तो 20 छक्का 120, 20 पंजे 100 हो गया। अगर हम देखें तो इनका रेशियो दिया गया था बी और ए का एक्सपेंडिचर का, तो ये 75%, यानी कि किसके? ए के बे का, तो ये 100 है 75 हो गया, यानी कि 3 और 25 चौकू 100 हो गया। देखो आगे इसमें ये कहाँ चला गया कोने वाला? भाई आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बीच बीच में आवाज रुक तो नहीं जाती या फिर सब ठीक चल रहा है, एक बार बताना। ठीक है, देखो
कह रहा था तो बी की बचत उसके व्यय के परसेंटेज के रूप में व्यक्त कीजिए। बी की बचत हमें निकालनी है और व्यय निकालना है, तो देखो जो निकालने हो उन्हीं को मानो। ये 6x 5x y और y। अगर हमें एक काम करना होता एक्सपेंडिचर और इनकम पर, तो हम x मान लेते इनकम को, y मानते एक्सपेंडिचर को, सेविंग को कुछ नहीं मानते। अभी समझ में आ जाएगा क्यों। अगर हम एक ही लिखेंगे टोटल इनकम, तो 5x प्लस का 4y, भाई सेविंग और खर्चा दोनों जोड़ लिए, और बी की लिखेंगे तो 6x प्लस का 3y हो जाएगा। ये बराबर में 5/4 हो गया। ठीक है, अब 5 चौकू 20 करेंगे, देखो इसमें गुणा कर रहे हैं, 5 चौकू 20, 6 पंजे 30, 30 और 20 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा। 4 चौकू 16, 5 तिये 15, ये कितना आ गया, 22 आ गया, यानी कि 22 अपॉन में x बराबर क्या आ गया, 10/1 आ गया। अब हमें चाहिए क्या, बी की बचत, यानी कि बी की अगर सेविंग की बात करें तो कितनी हो गई, 6 गुणे में 1 हो गई। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें बी की, तो 3 इंटू में 10 हो गया, यानी कि 6 हो गया, ये कितना हो गया, 30 हो गया। तो कह रहा था उसके बचत उसके व्यय के परसेंटेज के रूप में व्यक्त करूं, तो इसका परसेंटेज के रूप में व्यक्त कर दे रहे, 3 दूनी 6, यानी कि 20% आ गया। यहाँ पर एक्स मत मानो, यहाँ पर मान लो कुछ अलग मान लो, जिससे हमें लगे कि हाँ इतने परसेंटेज के बराबर है, यानी कि क्या मान लें, p% मान लो। ठीक है, आंसर आ गया। अब अगर हम इसको x मान लेते इनकम को, तो हमें फिर घटाने में दिक्कत होती। अब x y इन दोनों को माना, डायरेक्ट मान निकल कर आया। ठीक है, अब वही चीज़ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको कर लो, बात वही है, बस ये है इसमें थोड़ा हल्का सा टाइम जरूर लगता है रेशियो वगैरह बनाने में, वो उसमें भी बनाना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, ये आसान होता है, इसमें दिमाग कम यूज होता है, उसमें ज़्यादा होता है। बाकी आप लोग फ्री है, जैसे करना चाहो, मैं सफाई क्यों दे रहा हूँ भाई। किसी वस्तु को 86 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 53 में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। क्रय मूल्य बताना। देखो 86 में बेचने पर लाभ हो रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि 86 बड़ा होगा सीपी से। दूसरी कंडीशन में 53 में हानि पर बेचने पर, ठीक है, हानि छोटी होगी सीपी से, तभी हानि पता लगेगा। तो कह रहा था इस हानि का 2 गुना है। तो देखो इधर 2cp, ये cp इधर जाएगा तो cp बन गया 3, ये 86 हो गया, प्लस में 2 3 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, तो 6 6 12, हाथ से लगाए 192/3 बराबर में सीपी, यानी कि 3 6 18, 3 चौको 12, आंसर आ गया। अगला सवाल, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जो ए पर इस प्रकार समकोण है कि AB बराबर में AC तथा कोण B का समद्विभाजक भुजा AC को D पर प्रतिच्छेद करता है। कह रहा था DM BC के लंबवत है, जो AM पर BC को प्रतिच्छेद करता है। AB बराबर 12 है तो BC बराबर इतना, तो AD का मान हमें बताना है। सबसे पहले तो देखो कहाँ पर समकोण पर काट रहा है, A पर काट रहा है, तो इस तरीके से हम एक बना लेते हैं त्रिभुज। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास A, ये हो गया B, ये हो गया C। कह रहा था AB बराबर AC हो गया, यानी कि ये दोनों साइडें क्या हो गई, बराबर हो गई। फिर कह रहा था B का समद्विभाजक, कह रहा था कोण B का समद्विभाजक AC को D पर काटता है, तो ये समद्विभाजक हो गया और ये D पर काट रहा है। ठीक है, कह रहा था DM BC के लंबवत है, यानी कि DM BC के लंबवत है, तो ये DM बन गया हमारे पास। फिर कह रहा था AM पर BC को प्रतिच्छेद करता है, AM पर BC को प्रतिच्छेद करता है। AB बराबर में 12 है और BC बराबर में 12√2 है, और AD की लंबाई हमें बतानी। सबसे पहले ये तो पता ही होगा, ये 1 होता है, ये 1 तब ये √2 होता है, तो इसका मतलब ये वैसे भी 12 और दिया भी था क्वेश्चन में, नहीं भी दिया होता तो ये चीज़ आप समझ जाते हैं, वैसे बिना दिए काम चलता भी नहीं। सबसे पहले देखो, अगर मान लो हम नॉर्मल चित्र बनाते हैं अपने हिसाब, हमें कहीं चाहिए किसका मान, AD का मान चाहिए, हम अपने हिसाब से बना रहे हैं। ये 12 होता है, ये 12√2 होता है, यहाँ पर ये लाइन खींच देते तो ये रेशियो क्या आ जाता, 2 छक्के 12 से 12 ही काट लो, छक्के क्यों कर रहा हूँ, 1:2 आ जाता, तो ये भी 1:√2 होता, यानी कि सम करते तो 1 प्लस का √2 आता। इसका मान हमें 12 दिया गया और हमसे पूछा गया AD का मान, तो AD देखो अब हम यहाँ पर पूरा ही चित्र बना लें, ये B हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया, यानी कि अब हम एक बराबर निकालेंगे तो 12 बटे में हो गया हमारे पास √2 प्लस का 1 कर लो, क्योंकि बाद में जब घटाएंगे ना तब दिक्कत आएगी। ये √2 - 1, √2 - 1, 2 से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा, यानी कि 12 √2 - 1 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर भी वही चीज़ होगी बिल्कुल। अब यहाँ पर हमें पता क्या करना था, ये वाला हमें दिया गया था पता नहीं क्यों गुमराह करने के लिए, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बाकी देखो जो चित्र बनाया बिल्कुल सेम वही चीज़ है यहाँ पर, तो हमें वही करना था और कुछ नहीं करना था, यानी कि 12 रेशियो में ये 12√2 हो जाता एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी से। अगला सवाल, चलो फिर 8 जुलाई की शिफ्ट 2, टोटल 25 सवाल थे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन लेंदी हो जाते हैं। अब देखो एक सा तो नहीं होता कि हर चीज़ हर किसी की सब कुछ अच्छा हो,
यानी कि हो सकता है कोई चीज़, कोई मेथड ऐसा होता है कि जो नहीं पता होता है, और आप विद इन टाइम में अगर पेपर सॉल्व हो रहा है ना, तो ऐसा कोई इशू भी नहीं होता 1-2 सवाल के लिए। आप 24 सवाल इतनी जल्दी कर लेते हो ना एग्जाम में कि 2 सवाल के लिए दुनिया भर का टाइम बच जाएगा। तो 1-2 सवाल लेंदी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मैं कहूँगा अगर आपको लगता है कि आपको कोई अच्छा सोल्यूशन पता है तो 9919293977 पर आप बता दिया करो। आपके भी डाउट हो वो भी भेज दो। अगर आपको लगता हो आपका कोई सोल्यूशन थोड़ा शॉर्ट है तो इस पर भेज दिया करो भाई। मैं ऐसा थोड़ा निगलेक्ट कर देता हूँ चीज़ों को, कमेंट लिखते हो मैं पिन भी कर देता हूँ, अगर लगता है कोई गलती होती तब भी पिन कर देता हूँ। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई, सीखूंगा जितना उतना ही तो आगे जाएगा, नहीं तो क्या फ़ायदा मैं यहीं लिमिटेड करके ख़त्म कर दूँ। तो अपडेट तो करना ही पड़ेगी चीज़ें, तो आप लोग सहयोग करेंगे उसमें, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।